हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी आई क्यू आई एस पे। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 24 जून है और जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में उनका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वैसे अगर आज देखा जाए हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई एडिटोरियल नहीं है और जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज 24 जून का। और दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए दोस्तों, जो हमेशा मैं बार बार ये बात करता हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है। और प्रीलिम्स के रिजल्ट में कई सारे बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं, सक्सेस हासिल नहीं कर पाए हैं। और उसके कारण में उनको बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मूड ऑफ है, सारी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों, ये चीज़ यकीन मानिए कि हारने में कभी कोई बुराई नहीं रहती। आपका रिजल्ट हमेशा ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट जो आपने चाहा वही आपको मिले, आउटकम वही मिले, डिजायर्ड आउटकम मिले। लेकिन हार मान लेने में बुराई है। मतलब आप ये समझने की कोशिश करिए कि रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आया तो हार दो लेवल पे, एक कि अब मैं तैयारी ही नहीं करने वाला, और दूसरा अपने मन के अंदर में अगर आप ये मान लें कि मैं इसको डिजर्व ही नहीं करता या करती, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दरअसल दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये हमारा जो माइंड है, इसे हमें ना ट्रेन करना पड़ता है, इसे हमें समझाना पड़ता है। और यहीं से पूरी की पूरी गेम शुरू होती है। जब तक आप ये अपने माइंड को नहीं समझा दोगे, अपनी पर्सनैलिटी को नहीं समझा दोगे कि आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी एग्जाम मान लीजिए, फॉर एग्जांपल यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, जिस जगह भी आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग को ये नहीं समझा दोगे कि आप जिस चीज़ को चाह रहे हैं उसे आप डिजर्व करते हैं, वो सिर्फ आपकी ही है, बस ये प्रोसेस है जिसको आपको क्या करना है, फॉलो करना है, तब तक वैसे एटीट्यूड, वैसे कैरेक्टरिस्टिक हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें नहीं इनबिल्ट होते। और जब तक वो नहीं होगा दोस्तों, तब तक हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। और डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए दोस्तों, हमें जो उस रिजल्ट के लिए जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और प्रोसेस क्या मांगता है आपसे यूपीएससी के अंदर में, अगर सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी लाइफ की बात करूं तो उसके अंदर में प्रोसेस आपसे क्या मांगता है? प्रोसेस आपसे मांगता है कंसिस्टेंसी, डिवोशन, परसिस्टेंस, लगे रहना। और चौथी चीज क्या दोस्तों? धैर्य बनाकर रखना, पेशेंस। क्या? पेशेंस बनाकर रखना। ये चार चीजें अगर आपने हासिल कर ली या इनको प्रैक्टिस में ले आए, तो इस यूपीएससी एग्जाम को निकालने से पीछे आपको कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, एक थोड़ा सा यकीन मानिए पूर्ण में कि हाँ, इस एग्जाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि जो निकालते हैं वो भी आप में से ही लोग हैं। उनमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये तक नहीं लगता कि उनका प्रीलिम्स का एग्जाम निकलेगा, और उसके बाद में वो टॉप 100 के अंदर में होते हैं। यानी कि उन्होंने दोस्तों कहीं ना कहीं उस लेवल पे तैयारी की है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो एग्जाम निकालते हैं वो भी आप में से ही हैं, आप ही एग्जाम निकालेंगे। बट वो जो माइंड का गेम है ना, मतलब आप समझिए, आप ये एग्जाम है और आप इस पार हो, और इस बार आपने अपना माइंड बना रखा है कि नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, जो निकालते हैं वो बहुत तगड़े लोग होते हैं, ऐसे हो पाएगा, वैसे हो पाएगा। और मैं ट्रस्ट मानिए, यकीन मानिए, जिस दिन आपने अपने माइंड को चेंज कर लिया, आप यहां से यहां कब पार कर जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और इवन जिस दिन आप यहां पर पार करके यहां आ गए ना, एग्जाम क्लियर करके, आपको कह रहे ये तो इतना ईजी था, इतना इतना आसान था, मुझे सिर्फ बेसिक चीजें तो फॉलो करनी थी, हो गया। मतलब ये क्या है कि ये माइंड का है। देखिए, वैसे आसान नहीं है, लेकिन माइंड, आप यहां पर जब पहुंच गए तो आपका माइंड क्या कह रहा है, अरे ये तो बहुत आसान था। तो यानी कि पूरी गेम किसकी है? माइंड की। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं बार बार कि आप मन से हार मत मानिए। मन के हारे हार है, बन के जीते जीत। ये वाली चीज को आगे बढ़िए, तैयारी करिए। नेक्स्ट 10 मंथ्स 9 मंथ्स आपके ऐसे होने चाहिए कि इस दुनिया में भूल जाओ और कुछ है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, रोज 6 घंटे से 7 घंटे पढ़ाई, बस लगे रहना है। फिर देखो रिजल्ट आएगा, आउटकम। तो आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल उनको देखते हैं, उससे पहले दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बहुत ही शानदार क्लासेस चल रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का। आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये बैच 25 तारीख को बंद हो जाएगा, यानी कि कल ये इसमें एडमिशन बंद हो जाएंगे। रोज़ शाम को 6 बजे क्लास होती है। तो अभी भी आप इसको 18,500 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। कोड क्या यूज़ करना है? PRT लाइव, ये कोड यूज़ करना है दोस्तों आप सभी को। चलें आगे बढ़े फटाफट से। तो आज के जो इम्पॉर्टेंट हेडलाइंस हैं, देख सकते हैं आप सभी की सभी, सारी की सारी चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जो जो चीज़ें थी मैंने कर लिख दिया है। और PDF आपको अगर चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है प्रशांत तिवारी PDF, यहाँ पर आपको हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और इस सेशन का PDF मिल जाएगा। 9.3K के आसपास में फॉलोवर होंगे, उसी को ज्वाइन करना है, यूज़र नेम ये चेक कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से, पहला आर्टिकल देखते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और,
कल से मॉर्निंग में हमारा सेशन वही डिजिटल बोर्ड पर होगा। कल से सेशन हमारा शुरू हो जाएगा, उसकी टेंशन नहीं लेना है। और मतलब जो यूपीएससी के अंदर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, पेशेंस, वो नहीं है। या तो आप सभी के सभी लेक्चर सुनते नहीं हैं, या तो सुनने के बाद में भी आपको उस तरीके से कमेंट करने की मतलब इच्छा होती है, तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। जब आपको बता रखा है कि अभी ये आज तक के लिए चीज़ें हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म पर सेशन ले रहे हैं, उसके बाद में डिजिटल बोर्ड पर सेशन हो जाएगा, क्योंकि पहले भी वही चीज़ हो रही थी, लाइव क्लासेस हो रही थी, उसके बाद में भी बच्चों के कई सारे कमेंट, सर ये वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ब्रिक्स सपोर्ट जो डायलॉग है, मतलब ब्रिक्स का जो डायलॉग चल रहा है, ऑलरेडी आपको कल मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स के अंदर में कौन, ये ब्राज़ील हो गया आपका, रशिया हो गया आपका, इंडिया हो गया आपका, ठीक है, चाइना हो गया आपका, एंड साउथ अफ्रीका हो गया। इन सब की क्या है, ग्रुपिंग है। और ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया कि जीडीपी के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से देख लीजिए, तो ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के अंदर में। अभी क्या चल रही है, इसकी मीटिंग चल रही है, वर्चुअल समिट चल रही है, आप सभी जानते हैं ब्रिक्स की समिट के। और इसको इस बार होस्ट कौन कर रहा है, चाइना। चाइना होस्ट कर रहा है इस मीटिंग, ठीक है। और इस मीटिंग के अंदर में देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पर रशिया भी इन्वॉल्व है, चाइना भी इन्वॉल्व है, और इंडिया भी इन्वॉल्व है। तीनों की तीनों कंट्रीज इन्वॉल्व है। अब ये तीनों कंट्रीज अगर इन्वॉल्व हैं, तो आप खुद सोचिए कि जियोपॉलिटिकल जो ऑर्डर इस समय चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स जो जो चीज़ें चल रही हैं वो भी डिस्कशन में आएंगी, नॉर्मल सी बात है। तो जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, यूक्रेन एंड रशिया की वॉर चल रही है। आपको पता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में टेंशन चल रही है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इंडिया कई सारी ग्रुपिंग्स का मेंबर है, I2U2 उसका भी मेंबर है, आपके इसका क्या नाम बोलते हैं, क्वाड का भी मेंबर है। जो कि ये कहा जा रहा है, क्वाड तो डायरेक्ट चाइना कह रहा है कि हमारे अगेंस्ट बनाया जा रहा है। तो इस सिचुएशन के लिए ये जो ग्रुपिंग है ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस ग्रुपिंग में क्या स्टेटमेंट दी जाती है। अब जैसे इस ग्रुपिंग के अंदर में सबसे पहली स्टेटमेंट ये दी गई कि रशिया ने ये कहा कि ये जो वेस्ट कर रहा है ये सेल्फिश एक्शन है। वेस्टर्न कंट्रीज जो कर रही हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो पैदा कर रहे हैं, ठीक है। मतलब आप समझिए, जो सैंक्शंस के कारण में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है रशिया के अंदर में, या इवन उसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड के अंदर में भी हो रहे हैं, ये एक सेल्फिश एक्शन है। और जो कोल्ड वॉर वाली जो माइंडसेट है उससे क्या आना चाहिए, बाहर आना चाहिए, ये चाइना ने बोला। और आप सभी जानते हैं कि रशिया एंड चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं इस समय के अंदर में। और इंडिया ने वहां पर एक तरीके से कोशिश करी, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी। इंडिया ने यहाँ पर ना ही रशिया को कंडेम किया, ना ही चाइना को कुछ कहा, ना ही रशिया और जो यूक्रेन के बीच में चल रहा है वहां पर कुछ स्टेटमेंट डायरेक्ट देने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्रिक्स का इनिशिएटिव ये होना चाहिए कि जो ब्रिक्स का जो मेन फोकस है इस रीजन के अंदर में स्टेबिलिटी लाना, इस रीजन के अंदर में पोस्ट पेंडेमिक चीज़ों को कैसे और सुधार करना, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक रिकवरी कैसे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करना। इसके बारे में ज़्यादा बात करी मोदी जी ने और इन सब चीज़ों में नहीं किया। बट हाँ, ये बोला कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच में जो सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, डायलॉग से होना चाहिए, बातचीत से होना चाहिए, जो भारत का पहले से ही क्या रहा है। आप सभी जानते हैं सारी की सारी चीज़ें। अब जैसे इसके अंदर में कई सारे लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर आपको पता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, सैटेलाइट एग्रीमेंट, कोविड रिसर्च सेंटर साउथ अफ्रीका में बनाने की, ये सारी चीज़ों के ऊपर में बात हुई कि कैसे कोविड वैक्सीन कैसे पहुंचाई जाएं, दवाइयाँ कैसे पहुंचाई जाएं, इन सब चीज़ों को क्या किया जाए यहाँ पर डिस्कस किया गया। तो यहाँ से मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया दोस्तों इस समय वर्ल्ड के अंदर में सेंटर ऑफ पॉइंट है, ठीक है। आप इधर दूसरी तरफ में देखिए, इधर क्या है, इधर यूएस एंड उसके अलायंस हैं, इधर रशिया एंड उसके अलायंस। अब वैसे बेटर ये रहेगा आप ये कहिए चाइना एंड उसके अलायंस, ये बेटर रहेगा। और ये काफी समय से कोशिश की जा रही है कि इंडिया किसकी तरफ में टेंड करता है। ज्यादातर कोशिश यही करी जा रही है कि इंडिया किसकी तरफ में टेंड करता है। आप देखिए, जैसे जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वॉर किया तो यूएस और वेस्ट पूरी तरीके से चाहते थे कि इंडिया क्या करे, वोट करे। किसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में। कहां पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एंड सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। लेकिन इंडिया ने क्या किया, वहां से एब्सटेन कर गए, यहाँ पे उन्होंने वोट ही नहीं किया, बाहर चले गए। अब इसके कारण में क्या हुआ, यूएस और जो उसके अलायंस हैं वो ये कह रहे हैं भाई साहब आप वैसे तो हमारे साथ हो, क्वाड है, लेकिन आप जब रशिया के अगेंस्ट में काम करने की बात होती है तब आप हमारे साथ नहीं हो। और यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, जो बार बार देखिए
कि रशिया का हर कंट्री ने क्या क्या करने किया, लेकिन फुल सपोर्ट अगर सामने आके अगर किसी ने किया है तो किसने किया, चाइना ने किया। तो यहां से एक और चीज निकल कर आती है कि चाइना और रशिया के बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन। इसके पीछे एक और रीजन समझिए कि रशिया जो है, अगर आप उतने इकोनॉमिक सैंक्शंस अगर लगा देंगे तो उसे इकोनॉमिक लेवल पर किसी ना किसी कंट्री की पार्टनरशिप की जरूरत है, और वो कौन हेल्प कर रहा है, चाइना हेल्प कर रहा है। तो कई सारी कंट्रीज ने यह भी कहा कि इंडिया से, इंडिया साहब आपके लिए सबसे बड़ा थ्रेट अभी सिक्योरिटी का कौन सा है, आपके लिए है कौन सा, चाइना एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। और यहां से देखिए कि रशिया के साथ में चाइना के अगर संबंध अच्छे होते हैं तो स्ट्रांग कौन होगा, और ज्यादा चाइना होगा। तो इसलिए आपको सपोर्ट किसका करना चाहिए, हमारा करना चाहिए, किसका, यूएस और वेस्ट का करना चाहिए, जिससे रशिया के ऊपर में क्या लगाए जा सके, सैंक्शंस लगाए जा सके। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं जी, हम क्या करेंगे, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन अपनाएंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए दोनों सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इधर पाकिस्तान और चाइना वाला डायरेक्ट हमारी बॉर्डर लगती है, तो हमें क्या चाहिए, आर्म्स चाहिए। हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस हमारा किसके साथ में है, रशिया के साथ में, तो इसलिए हमें उसके साथ रहना है। दूसरा, हम आपसे भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, क्यों, क्योंकि यूएस बहुत इंपॉर्टेंट है क्वाड के अंदर में, और चाइना के जो एग्रेशन हो रहा है, चाइना का जो स्टांस है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसलिए इंडिया ने ये स्टांस ले रखा है। और जितने भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म हो रहे हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि इंडिया को किसी ना किसी तरीके से अपनी तरफ में लाया जाए, चाहे उनको प्रिंसिपल के ऊपर में बात करके, चाहे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर में बात करके, चाहे वैल्यूज के ऊपर में बात करके, लेकिन उनको अपनी तरफ लाया जाए। क्योंकि अगर इंडिया जिस साइड भी हो जाएगा वहां पर समझिए कि एथिकल, मॉरल और वैल्यूज के लेवल पर वो वाली साइड क्या कहा जाएगा कि वो ज्यादा क्या है, पावरफुल है। बट इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली कहा है, स्ट्रेटेजिक सोवरेनिटी ये वर्ड यूज किया जाता है, कि उसके कारण में हम क्या है, डिस्टेंस बनाकर रखा है हमने दोनों चीजों से, क्योंकि हमें अभी हमारी सिचुएशन के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, जो सही होगा, हमें वो चीज करनी है। तो ये चीजें ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, बट मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि ब्रिक्स हो गया, G7 हो गया, वहां पे आपने कई बार सुनेंगे, पढ़ेंगे कि कंट्रीज क्या कर रही है, परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा धमका कर भी कोशिश कर रहे हैं कि भारत को अपनी तरफ करने की कोशिश करें। बट इंडिया ने बिल्कुल स्टैंड अपना क्लियर कर दिया कि नहीं, अभी जब तक कुछ समय तक है, उनको सिर्फ ये कहना है कि ये चीजें जो होना चाहिए, सॉल्यूशन वो क्या होना चाहिए, बातचीत के आधार पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल दोस्तों यूक्रेन से ही रिलेटेड है, एक और आर्टिकल। इन शॉर्ट में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। एक इस्तांबुल नाम का एक कन्वेंशन है दोस्तों, जिसको यूरोप कन्वेंशन भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन भी बोला जाता है, इस्तांबुल कन्वेंशन भी बोला जाता है। रिसेंटली 20 जून को दोस्तों यूक्रेन की पार्लियामेंट ने इस कन्वेंशन को क्या किया, रेटिफाई किया। क्या किया, रेटिफाई किया। तो क्या है इसका मतलब, समझने की कोशिश करिए। ये कन्वेंशन एक तरीके से गवर्नमेंट्स, जितनी भी गवर्नमेंट ने इनको साइन किया हो, रेटिफाई किया हो, उनके ऊपर में एक ऑब्लिगेशन डालता है, और लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन डालता है कि ये कुछ सर्टेन कंडीशंस, कुछ मिनिमम कंडीशंस को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, जो क्या करें, किसके अगेंस्ट के, जो वायलेंस होता है विमेन के अगेंस्ट में, आपको प्रिवेंट करना है। क्या करना है, आपको प्रिवेंट करना है वायलेंस अगेंस्ट विमेन। उसके लिए एटलीस्ट ये मिनिमम क्या करनी है, चीजें फॉलो करनी है। किसको, गवर्नमेंट को फॉलो करनी है। किसके थ्रू, ये कन्वेंशन के थ्रू ये चीज है। और इसको अभी किसने, आपके यूक्रेन ने अभी इसको क्या किया है, साइन कर लिया, इस्तांबुल कन्वेंशन को। अब दोस्तों इसको समझने की और ज्यादा कोशिश करिए, रिसेंट टाइम के अंदर में ये चीज क्यों करा गया। दरअसल उससे पहले यूक्रेन के अंदर में काफी समय से मूवमेंट चल रही थी कि आप इस्तांबुल कन्वेंशन को क्या करिए, साइन करिए, लेकिन ड्यू टू रिलीजियस क्या नाम है, सेंटिमेंट्स, वहां पर प्रोटेस्ट, इन कारणों से उसको साइन नहीं किया जा रहा था। बट अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ये जेंडर बेस्ड वायलेंस यूक्रेन में, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं रहा, पहले बहुत ज्यादा रहा यूक्रेन के अंदर में, लेकिन अभी जो रशियन इन्वेजन हुआ है कहां पर, यूक्रेन के अंदर में, अब कहा जा रहा है कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है विमेन के अगेंस्ट में, वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इवन कई सारे रिपोर्ट ऐसी आई, कई सारे ऐसी जगह से आई जहां पर यह कहा गया कि रशियन जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने वुमेन के अगेंस्ट में सेक्सुअल असॉल्ट किया। इवन कई जगह पर ऐसा भी निकल कर आया, समझने में आया कि कई जगह पे वुमेन प्रेग्नेंट तक हो गई, और रशियन आर्मी ने उसको एज ए टूल, एज ए क्या में थ्रेट करने के लिए, लोगों को कि क्या में सिविलियन थ्रेट पैदा करने के लिए, थोड़ा सा डिटरेंस पैदा करने के लिए उसको यूज किया एज ए वेपन। और ये चीजों के बीच में ये जो पॉइंट साइन किया गया है इस्तांबुल कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे एक और चीज समझिए कि ये
क्या प्रैक्टिकलिटी के अंदर में कोई डिफरेंस पैदा करेगा? ये चीज देखने वाली बात होगी, ये चीज समझने वाली बात होगी कि इसके इंप्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी। अगर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाएगी तो कैसे आप इसके अंदर में कोई डिफरेंस पैदा कर पाएंगे। बट अभी के लिए और एग्जाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इस्तांबुल कन्वेंशन क्या, आपको पता है यूपीएससी की बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी है कि वो पूछ लेते हैं। अच्छा, आपके लिए होमवर्क ये है, काफी टाइम से होमवर्क नहीं दिया, इस्तांबुल कहां पर है मैप पर लोकेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों कमेंट करा करिए, आपके कमेंट ही मुझे क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि हाँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। कमेंट और लाइक आपके ना के बराबर होते हैं दोस्तों, तो प्लीज उसको भी आप करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो यही चीज याद रखिएगा। इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है, ये इसलिए ये क्या था, सेट लीगली बाइंडिंग स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट इन यूरोप फॉर प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द जेंडर बेस्ड वायलेंस। जेंडर बेस्ड वायलेंस स्पेशली जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया जाए, इसको लाया गया था इस्तांबुल कन्वेंशन, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। और आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है, पहले भी जेंडर बेस्ड जो क्राइम था, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस था वो यूक्रेन में रहता था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से दोस्तों जो रशिया के साथ जो वॉर चल रही है और अभी भी जो वॉर चल रही है उसके कारण में ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए, एक तरफ में ये वुमेन के राइट्स को तो बचाएगा ही, साथ में जो यूक्रेन यूरोप के साथ में जो इंटीग्रेशन चाह रहा है, काफी समय से आप जानते हैं कि यूरोप के साथ वो इंटीग्रेट होना चाहता है, उसके अंदर में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्योंकि यूरोप के, आपको पता है यूरोप के साथ में इंटीग्रेशन के लिए यूरोप की कुछ कंडीशंस होती हैं, उनमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ह्यूमन राइट्स हो गए, वुमेन के राइट्स हो गए, आपके वर्कर के राइट्स हो गए। क्या इन चीजों को आप अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन होता है उस कंट्री से। तो ये भी क्या करेगा, ये कन्वेंशन, इस्तांबुल जो कन्वेंशन है वो हेल्प करेगा यूक्रेन के यूरोपियन इंटीग्रेशन के अंदर में भी। तो प्लीज अभी आपके लिए प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है। तो ये क्या है, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस, प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, वर्ल्ड की फर्स्ट बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट था जो प्रिवेंट करना चाहता था वुमेन किसके अगेंस्ट में, वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है। प्लीज ये चीज याद रखिएगा, आपसे पूछ लेंगे इस्तांबुल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू पीस ट्रीटी, आर्म्स डील, ऐसे कर करके। तो आपको पता होना चाहिए क्या है ये कन्वेंशन है, किस चीज के लिए, कि वुमेन के अगेंस्ट में जो वायलेंस हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है जिसको मीट करना पड़ता है हर गवर्नमेंट को दोस्तों, ठीक है। और याद रखिएगा इसको 2019 तक अगर देखा जाए तो 45 कंट्रीज ने इसको क्या कर रखा था और यूरोपियन यूनियन को क्या कर रखा, साइन कर रखा था। और ये जो अडॉप्ट कब किया गया था, तो ये काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा 7 अप्रैल 2011 को अडॉप्ट किया था। तो प्लीज याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंस में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि रिसेंट टाइम में बहुत जगह पर देखा गया, जहां जहां पर भी वॉर होती है या कॉन्फ्लिक्ट होती है वहां पर विमेन को या फिर गर्ल को, ठीक है दोस्तों, क्या किया जाता है, एज ए मतलब मान के चलिए एज ए वेपन, एज ए टूल यूज किया जाता है कि जिस जगह से किस चीज के लिए, कि आप आसपास के एरिया में, सराउंडिंग में डेटरेंस और टेरर पैदा कर पाए। तो क्या ये ह्यूमैनिटी का सबसे लास्ट स्टेज नहीं है? क्या ये ह्यूमन राइट्स की सबसे एक्सट्रीम वॉयलेशन नहीं है? और इसके बारे में वर्ल्ड हमेशा ज्यादातर क्या रहता है, चुप रहता है। चाहे सीरिया की बात कर लें, चाहे अगर आप इधर की बात कर लें, यहाँ रशिया और यूक्रेन में हो रहा है, चाहे आप चाइना की बात कर लें, चाहे इवन यूएस की बात कर लें, तो हर जगह की बात कर लें, तो वहां पर ये क्या चीजें, ये बहुत समय से ये चीजें होती आ रही हैं। तो ये बहुत थोड़ा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि एक्सट्रीम वायलेंस है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ ह्यूमन वायलेंस है, ह्यूमन राइट्स वायलेंस है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए, कि इसके लिए कोई नॉर्म्स और ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लाने चाहिए, क्या वर्ल्ड को इसके लिए वोकल नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है मीन्स पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला अगर आर्टिकल देखते हैं दोस्तों, तो अगला आर्टिकल है थर्मल पावर से रिलेटेड। थर्मल पावर से रिलेटेड अगला आर्टिकल ये है कि जो पावर जनरेटर्स जो हैं, जो कंपनीज हैं, उनके पास में क्या हो रहा है, कोयला जो है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। तो इस पूरे आर्टिकल में एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि क्यों कम हो रहा है। तो इन शॉर्ट अगर समझाने की कोशिश करें तो आप सभी को पता है कि कोयले से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है। अब आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोयले के द्वारा बिजली का उत्पादन इंक्रीज करना होगा। वैसे जनरली इसको क्या करा जाए, सबसे बेस्ट सिचुएशन यही होगी कि क्या नाम है, इसको ट्रांसमिट कर दिया जाए,
आपके दूसरे वे में क्या नाम है, थर्मल की जगह पे आप सोलर के थ्रू, बायोगैस के थ्रू, इन सब चीज़ों से भी जनरेट करना शुरू कर दें, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही। तो अभी के लिए इसको समझने की कोशिश करें। अब कोयला जो है, दो प्रकार के कोयले होते हैं, एक डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर में ही जिसका उत्पादन किया गया हो, जिसको प्रोडक्शन किया गया हो, एक होता है इंपोर्टेड, जिसको इंपोर्ट किया गया हो बाहर से। ठीक है, दरअसल इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि जनरली ये रहता था ट्रेंड कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता था और साथ में आप क्या करते थे, इंपोर्ट भी करते थे, और उससे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते थे। लेकिन रिसेंट टाइम में, मतलब आप मान के चलिए पिछले 2-3 साल पहले तक, यानी कि 2020 तक मान के चलिए, क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे इंपोर्ट क्या हुआ, कम होना शुरू हुआ। अब जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है, दोस्तों समझने की कोशिश करिए, जैसे जैसे इंपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट इस लेवल तक कम हो गया, तो आपको सोचिए डिमांड तो हमारी इंक्रीज हो रही है। अब इंपोर्ट कम हो रहा है यानी कि इंपोर्टेड कोल की जो ब्लेंडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही। अब ये चीज अगर नहीं हो रही है तो क्या हो रही है, धीरे धीरे शॉर्टेज हो रही है। क्या हो रही है, शॉर्टेज हो रही है। तो आखिर ये इंपोर्ट कम क्यों हो रहा है, इंपोर्ट क्यों नहीं किया जा रहा? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो इंपोर्टेड कोल है उसका जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई लेवल पर जा रहे हैं। अब अगर उनको आप इंपोर्ट करके ब्लेंड करना शुरू कर दोगे दोस्तों, तो क्या होगा, जो आपके आपके जो टैरिफ हैं, जो टैरिफ है जिसके ऊपर आप क्या करते हो, सेल करते हो, मतलब जैसे आपके घरों में भी आता ना, इतने यूनिट के इतने रुपए चार्जेस, वो चार्जेस बढ़ जाएंगे। अब आपको पता है गवर्नमेंट जो है, कई सारे स्टेट गवर्नमेंट हैं, उन्होंने कैप लगा रखा है कि भाई साहब आप इतने रेट से ज्यादा पर यूनिट का नहीं ले सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए क्या करना पड़ता है, जो जनरेटिंग कंपनीज हैं, जो पावर जनरेशन जो कंपनीज हैं, उनको क्या करना पड़ता है, कॉस्ट को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, इंपोर्ट ना करना एक उनके लिए अच्छा ऑप्शन रहता है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, इसको डाइवर्सिफाई करने के लिए, कोल के डिमांड और सप्लाई गैप को कम करने के लिए दोस्तों, जो हमारी गवर्नमेंट है उसने क्या किया, मैंडेटरी कर दिया कि जितनी भी कंपनीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट के साथ में उनको अपने 10% क्या करना पड़ेगा, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा पावर जनरेशन के अंदर में। तो प्लीज याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट प्लीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिए कि जो आपका गैप है डोमेस्टिक सप्लाई और इंक्रीजिंग डिमांड के बीच में, इसलिए क्या किया गया, 10% रिक्वायरमेंट को क्या किया गया, ब्लेंड करने के लिए कहा गया है, किसके द्वारा, इंपोर्टेड कोल के द्वारा। और अगर नहीं हो पाएगा तो उनके खिलाफ में एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि उनके जो डोमेस्टिक लेवल पर जो सप्लाई किया जा रहा है वो भी उनको नहीं किया जाएगा। तो ये एक्चुअल में इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो डोमेस्टिक कोल को क्यों चाह रहे थे, सबसे पहला रीजन क्या है, प्राइस। ठीक है, क्लियर है, सबसे पहला रीजन क्या है, प्राइस। अगर प्राइस आपने क्या में देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा, मतलब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में कोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। अगर आप वहाँ से मंगाओगे तो ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब इंडिया ऐसा क्यों आया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। वैसे तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, और रिजर्व हमारे पास में इतना है कि हम 100 साल तक चल सकता है सारा का सारा मामला। लेकिन एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए, जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है कोयले का वो भी कम है। समझने की कोशिश करिए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी कम है। और इवन क्या हुआ बीच में, आपको पता है कि कोविड भी आया, अब उसके कारण में भी धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या हुआ, कम हुआ। तो डोमेस्टिक लेवल पर प्रोडक्शन भी कम, और साथ में दोस्तों आपको पता है एक और चीज समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट भी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब ये दोनों चीजें अगर कंबाइन करेगी तो यानी कि क्या हो गया, सप्लाई क्या होगी, कम होगी ना। अब सप्लाई कम होगी लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, और ये गैप होने के कारण में क्या होता है, कई जगह पे क्या हुआ, पावर कट भी हुआ। तो ये सब चीजों को देखते हुए क्या किया गया, ये कोशिश की। अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंटिल 20 डोमेस्टिक सोर्सेज कॉन्ट्रीब्यूटेड 90% और पावर्स के अंदर में, और उसके बाद में क्या होता है, मतलब 90% क्या होता है, डोमेस्टिक कोल से बिजली उत्पादन होता था, बाकी 10% क्या होता था, इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन धीरे 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 करते हुए क्या हुआ, ये जो इंपोर्ट वाला हिस्सा था, देखिए डोमेस्टिक वाला भी प्रोडक्शन कम हो रहा है, और जो इंपोर्ट वाला हिस्सा था वो भी क्या होने लग गया, कम होने लग गया, डिक्रीज होने लग गया। और ये एक बड़ी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें। अब आपको सोचिए, अगर इंपोर्टेड कोल को हम कहेंगे कि भाई साहब आपको इंपोर्ट करके बिजली का प्रोडक्शन करना है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, प्राइसेस क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। अब ये प्राइसेस इंक्रीज होने देती नहीं कई सारे स्टेट ने क्या कर रखा है, कैप लगा रखा है। अब इसके कारण में क्या होगा, जो ऑलरेडी कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा घाटे में, जिनको हम डिस्कॉम बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, वो और ज्यादा क्या हो जाएंगी, प्रॉब्लम में चली जाएंगी। तो आने वाले समय में जो पावर सेक्टर है इसके अंदर में और बड़ी क्या होने वाली है, प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये पूरी की पूरी चीज क्या करिए, इसके आर्टिकल में डिस्कस करिए, जो मैंने आपके साथ में डिस्कस करी। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है दोस्तों, तो ऑल्टरनेटिव यही हो सकता है दोस्तों, देखिए
जितना ज़्यादा कोयले के प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा कोयले से बिजली का प्रोडक्शन होगा, उसके कई सारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। एक तो कार्बन का एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशन हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन हो रहा है, सारी चीज़ों, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब चीज़ें। और आपको पता है दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन ही है ग्रीन हाउस गैसेज को कम करने के लिए कहा जा रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो थर्मल पावर प्लांट्स है उसकी तरफ से दूसरे तरफ में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव ये है सबसे बड़ा इंडिया के लिए दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोलर, क्योंकि इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडिया की सबसे बड़ी खास बात है कि आप अगर लोकेशन देखें तो इंडिया के अंदर में सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा यूज किया जा सकता है। टाइडल एनर्जी का भी यूज किया जाता है, विंड एनर्जी का भी यूज किया जाता है। उधर नहीं यूज किया जा सकता सोलर, आपके वेस्ट में और ऊपर की तरफ अगर चले जाओ यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ ठंडा रहता है हर टाइम, इतना सोलर वहाँ पर कैपेसिटी है ही नहीं। तो इंडिया के पास में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या कर रही है, उस तरफ मूव कर रही है। बायोगैस का यूज होना हो सकता है, आपके विंड, टाइडल, बायोमास, इन सब चीज़ों का यूज होना हो सकता है। आपको पता है कि 175 गीगावाट एनर्जी का हमने टारगेट लिया था, जिसके अंदर में हमने कहा था कि क्या करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी का हम यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे करते करते हम क्या करेंगे, अपना जो एनर्जी कंजम्पशन है हम उसको ग्रीन एनर्जी कंजम्पशन बना लेंगे, और जो कन्वेंशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं उनसे धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कम हो जाएंगे, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस में एमिशन हमारा कम हो, जिसके कारण में ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में हमारा क्या हो, कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो। बट आने वाले समय में देखते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टेंट है, ऑलरेडी हमने कई बार पढ़ा है कि सोलर के साथ में प्रॉब्लम क्या रही है, सारी चीज़ें। बट अभी के लिए सिनारियो आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी। अगला आर्टिकल अगर देखें दोस्तों, मनरेगा वर्कर से रिलेटेड है, और ऑलरेडी मैं आपको एक बार ये नहीं 2 बार समझा चुका हूँ, समझने की कोशिश करिए। मनरेगा ये क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि दोस्तों 100 डेज का गारंटीड वर्क एलोकेट किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरिया में। इसको लाने के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव थे, ऑलरेडी मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में बहुत ज़्यादा जा रहे थे, तो इस माइग्रेशन को रोका जाए, और दूसरा वहीं पर ही सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बनाया जाए। उस 2 कामों के लिए क्या किया गया, एक मनरेगा स्कीम शुरू की कि वहीं पे लोग रहें, उससे क्या होगा, उनको वर्क भी मिल जाए, वहीं पर वेजेस भी मिल जाए, और साथ में क्या हो जाए दोस्तों, माइग्रेशन भी ना हो। ये चीज़ कोशिश की गई। अब समझने की कोशिश करिए कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। अभी रिसेंटली दोस्तों गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर जारी किया, ये देखते हुए कि भाई साहब मनरेगा के अंदर में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, धांधली हो रही है, कि काम हो नहीं रहा। मान के चलिए कहीं गड्ढा खोदना है, गड्ढा खोदने के लिए गए, काम हो नहीं रहा और सैलरी जा रही है, वेजेस जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जहां पर भी 20 से ज्यादा वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, 20 और 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं किसी साइट के ऊपर में, तो वहां पर जो अटेंडेंस होगी वो मैनुअल नहीं होगी, वो अटेंडेंस होगी किसके थ्रू, मोबाइल के द्वारा। किसके थ्रू, मोबाइल के द्वारा। एक सॉफ्टवेयर है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, इसके अंदर में क्या होगा, अटेंडेंस लगाया जाए, जियो टैग करके, यानी कि इमेज को क्लिक करके रियल टाइम क्या होगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर आपने अटेंडेंस नहीं लगाई, ऐसे अटेंडेंस नहीं लगी, तो आपके वेजेस आपको नहीं मिलेंगे। ऑलरेडी मैं आपके साथ ये चीज डिस्कस कर चुका हूं। तो इसके अंदर में एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी, एक ग्रुप है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि ये भाई जो मनरेगा एक्ट है उसका वॉयलेशन है, क्योंकि मनरेगा एक्ट के अंदर में दोस्तों उसका जो सेक्शन 15 है वो क्लियर कट कहता है, जो मस्टर रोल का मतलब क्या, अटेंडेंस जो रिकॉर्ड होता है वो हमेशा हर किसी के पास में क्या होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, वर्कर के पास में पूरे दिन क्या होना चाहिए, वो एक्सेसिबल होना चाहिए वर्किंग आवर के समय पे। लेकिन अगर आप मैंडेटरी कर देते हो कि वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है अटेंडेंस लगाने के लिए, तो ये क्या है, इस सेक्शन का क्या है, वॉयलेशन है, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज एक और, इस एक्ट के अंदर में एक और चीज बोला, मतलब जो नई गाइडलाइंस जारी करेगी उसके अंदर में ये बोला कि भाई साहब जो अटेंडेंस लगानी है वो आपको 2 बार लगानी है। तो ऐसा ना हो कि कोई एक बार लगा के घर चला जाए, नहीं, 2 बार लगानी, जिससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ भाई काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो काम था एक्चुअल में वो किसके बेसिस पे था, वेजेस के बेसिस पे था। वेजेस के बेसिस मतलब वर्क एलोकेशन के बेसिस पे वेजेस मिल रहे थे। मतलब मान के चलिए आपको गड्ढा खोदना है, अब मान के चलिए शुरू के ही 2 घंटे मैंने गड्ढा खोद दिया, तो मुझे वर्क तो मैंने कंप्लीट कर दिया ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरा टाइम मुझे वहां पर देना है। अब मैंने काम कंप्लीट कर दिया, यानी कि मुझे वेजेस मिल जाने चाहिए। लेकिन ये जो 2 टाइम मैंडेटरी कर दिया गया, इसके कारण में प्रॉब्लम ये होगी कि अब मुझे काम चाहे हो जाए चाहे ना हो, मुझे वहां पर बैठे रहना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें यह भी कहा गया इशू कि अगर देखा जाए इस ऐप के अंदर में ये कंप्लीटली क्या है, इंग्लिश में है, और इसके साथ में कोई टेक्निकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है द ऐप हैज बीन डिजाइन कंप्लीटली इन इंग्लिश, देखिए,
और कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है। अगर कोई ग्लिच होता है और मान के चलिए उनको क्या नाम है अटेंडेंस वो मार्क नहीं कर पाते और उनकी सैलरी कट जाती है, तो क्या होगा, अटेंडेंस कैसे मार्क की जाएगी, कैसे चीजें होंगी। और इवन दोस्तों इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर में विमेन जो वर्कर हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो क्या एक तरीके से क्या हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जनरली महिलाओं के पास में मोबाइल फोन नहीं होता ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जाएंगे तो। और अगर ये चीज हो रही है, आप इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं इतना हार्श, इतना स्ट्रिक्टली अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो इसका अल्टीमेट नुकसान क्या होगा, महिला वर्कर को भी होगा। तो इन शॉर्ट ये सारी की सारी चीजें क्या करी गई हैं, ये इसके साथ में प्रॉब्लम है। और इसीलिए दोस्तों क्या किया गया कि ये लेटर लिखा है रूरल डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री को, कि भाई साहब आप ये रूल जो आपने लाए हैं इसको क्या करिए, वापस ले लीजिए। तो ये प्लीज़ याद रखिएगा सारी की सारी चीज़ें, जैसे आपको NMMS याद रखना है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आप देखिए समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि बोगस एम्प्लॉय, बोगस वर्क, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काम नहीं होता फिर भी उसके कार्ड में क्या होता है, ऐसा शो कर दिया जाता है कि सेम वर्क को दोबारा शो कर दिया जाता है कि गड्ढा हो गया। ऑलरेडी मैंने एक सेशन में आपको डिस्कस किया था कि मैं आपको खुद बता सकता हूं ऐसे कई सारे जगह पर जहां पर, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, तो मैं गांव में जानता हूं सारी चीज़ें। वहां पर मैंने खुद देखा है कि सेम काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, उसको दोबारा से शो कर दिया गया कि ये चीज़ हुई है। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम तो है, यानी कि। और देखिए इसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है, गवर्नमेंट के पास में जो फंड है वो तो लिमिटेड ही होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड फंड होता है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ा करप्शन है जो कि हो रहा था एक नेक्सस के द्वारा। पर इस करप्शन को रोकने के लिए ही क्या किया गया, सॉल्यूशन लाया गया कि भाई साहब आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए, आप जियो टैगिंग करिए, एटलीस्ट पता तो चले कि भाई ये वाले एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में नहर बनाने का अगर, कनाल बनाने का अगर काम दिया गया तो हाँ जियो टैगिंग के थ्रू ये पता तो चले कि इस वाले एरिया में काम हो रहा है, यहाँ पर अटेंडेंस हो रही है। लेकिन इसके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके साथ, इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम भी हमारे देश के अंदर में काफ़ी सारा ये ग्रामीण तबका मैक्सिमम, क्योंकि देखिए मनरेगा में हम कहाँ जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। यही चीज़ अगर अर्बन एरिया में हो तो फिर भी समझा जा सकता है कि हाँ उसका पेनिट्रेशन जो डिजिटल चीज़ों की जो नॉलेज है वो थोड़ी सी फिर भी ज़्यादा है। बट ग्रामीण क्षेत्र में अभी उस तरीके का पेनिट्रेशन नहीं है। प्लस में आप देखिए रीजनल जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी उतनी नहीं है रीजन के अंदर में। स्मार्टफोन का एक्सेस नो डाउट है, बट अगर मान के चलिए एक घर के अंदर में 4-4 वर्कर है तो क्या सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे कैसे वर्क वो पहुंच पाएगा। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान के चलिए कि जरूरत है, महिला को जरूरत है और मेल पर्सन अगर लेके चले गए तो कैसे उनको मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आने वाले समय में, और एक और चीज़, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इंग्लिश में है, इंग्लिश से इतना ज़्यादा वेल ऑफ नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ आपको ये भी यहाँ पर आपने देखा कि 2 टाइम अटेंडेंस लगाना पड़ेगा। भाई जब मैंने काम 2 घंटे में कर दिया तो दूसरी बार अटेंडेंस लगाने के लिए मैं वहाँ पर वेट क्यों करूँ 1 बजे तक, अगर मेरा काम 11 बजे कंप्लीट हो गया, 12 बजे कंप्लीट हो गया। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। बट जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करी। मनरेगा के साथ में ये चीज़ें क्या है, इशू है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को कनेक्ट करते रहिए। मेंस के अंदर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि इवेलुएट करिए कि मनरेगा का जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो सही ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया या नहीं कर पाया, कैसे मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर में जो लाइवलीहुड होता है उसको कैसे चेंज कर दिया है। ये एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों, बार बार इसकी न्यूज़ बार बार रहती है कि मनरेगा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कोविड के अंदर में हमारी रूरल इकोनॉमी को बचाए रखने में, रूरल एरिया में लाइवलीहुड को बचाए रखने में। तो इसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। माइग्रेशन क्राइसिस के एडवर्स इफेक्ट ना दिखें इसके अंदर में, मनरेगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो इस तरीके से भी आप सारी की सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जिसके अंदर में एक आ गया कि गवर्नमेंट जो है फिस्कल डेफिसिट क्या करेगी, मिस कर जाएगी। और फिस्कल स्लिपेज, स्लिपेज का मतलब क्या होता है, मान के चलिए आपने टारगेट एरिया कि भैया 3% हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा और वो पहुंच गया 4%। तो ये क्या हो गया, फिस्कल स्लिपेज हो गया, यानी कि आपके टारगेट से स्लिप कर गया। इसको वर्ड को समझिए रखिए। तो फिस्कल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, खर्चा करती है, और साथ में दोस्तों गवर्नमेंट के पास में कुछ रिसीट यानी कि इनकम भी होती है। अब इनकम के कई सारे सोर्सेज हैं, टैक्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया,
ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें होगी, यहाँ से मिलता है, डिस इन्वेस्टमेंट करने के बाद में जो पैसा मिलता है वो सारे के सारे इनकम हो गए। और एक्सपेंडिचर खर्चा किस किस प्रकार से होता है, खर्चा आपका इस प्रकार से होता है, जैसे मान के चलिए सैलरी दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, ये सारी चीज़ें होगी, स्कीम में दे रहे हो, ये सब क्या है, खर्चा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, जो इनकम है इसमें हमने काउंट नहीं किया है किसको, लोन, यानी कि कैपिटल जो रिसीट होती है जिसके अंदर में लोन मिलना होता है उसको हमने यहां पर काउंट नहीं किया। याद रखिएगा, प्लीज याद रखिए। तो इसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग, क्या है दोस्तों, एक्सक्लूडिंग लोन कह लीजिए, या फिर इसको ये बोलते हैं टोटल रिसीट नॉन डेट वाला, एक्सक्लूडिंग लोन कह लीजिए, ये सिंपल सी भाषा में कह लीजिए। अब आप सभी जानते हैं कि दोस्तों सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, सब्सिडीज भी इंक्रीज हो रही हैं, स्कीम्स में भी पैसे जा रहे हैं, कई सारी स्कीम्स कोविड के बाद में शुरू करी गई जिनमें भी खर्चा ज़्यादा हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो अगर देखा जाए रिसीट साइड में देखा जाए तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि रिसीट के अंदर में जो इनकम मान के चलिए टैक्स का कलेक्शन वो कम हो रहा है, दूसरी तरफ में और भी कई प्रकार की रिसीट्स क्या हो रही है, कम हो रही हैं, रेवेन्यू उस प्रकार से नहीं आ पा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं रेवेन्यू। अब यहां से प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसके कारण में आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो अपना टारगेट है उसको क्या है, गवर्नमेंट मैच नहीं कर पा रही है। अब दोस्तों आपको पता है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में ये हमेशा रहता है कि वो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई साहब हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें फिस्कल डेफिसिट को कम करना है। तो यही इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया कि हाँ फिजिकल डेफिसिट हो रहा है, हम अपने टारगेट से मिस कर जाएंगे, बट आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि अपने फिजिकल डेफिसिट को कैसे क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि देखिए फिजिकल डेफिसिट के साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, अब ये जो ये गैप आया इसको आप पूरा करने के लिए कहां से लोगे, उधार लोगे। अब उधार कई तरीके से हो सकते हैं, आप डोमेस्टिक कंट्री के अंदर में उधार ले लो, विदेश से उधार ले लो, कहीं से इंटरनेशनल किसी और से। अब जितना ज्यादा आप उधार लेते जाओगे, अब मान के चलिए आज आपने अपने खर्चे पूरे करने के लिए आपने अनाउंस कर दिया कोई स्कीम कि भाई साहब 10,000 करोड़ रुपए हम खर्चा करेंगे, अब उस स्कीम को पूरा करने के लिए आपने उधार ले लिया कहीं से, अब वो तो फिजिकल डेफिसिट है। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी उसको तो वो पे करना है ना, अब वो पेमेंट जो होनी है वो आपको पता है क्या होती है, इंटरनेशनल करेंसी के अंदर में, तो डॉलर के अंदर में होती है। अब वो इंटरनेशनल करेंसी के अंदर में क्या होता है, वो भी चेंज होते हैं, करेंसी की वैल्यूज भी चेंज होती रहती हैं, तो इसके कारण में बर्डन पड़ता रहता है। इसीलिए दोस्तों डेट टू जीडीपी रेशो सॉरी, ये भी मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप जितना मर्जी उधार लेते जाओ, नहीं, इसके कारण में हमारी कंट्री की क्या होती है, रेटिंग भी डिसाइड होती है, और उस रेटिंग के बेसिस पर यह डिसाइड होता है दोस्तों, वैसे आइडियली कहा जाता है 60% के आसपास में डेट टू जीडीपी रेशो होना चाहिए, लेकिन इंडिया का क्या है, कोविड के बाद में वो बढ़ गया है, और इसके कारण में क्या होता है, रेटिंग जो कंट्री की पर्सपेक्टिव यानी कि सिक्योर कंट्री है, स्टेबल कंट्री है, इस प्रकार की जो रेटिंग होती है वो भी क्या होती है, धीरे धीरे खराब होती है, और इसके कारण में जो फ्यूचर फर्दर इन्वेस्टमेंट आने वाली होती है उस पर भी क्या होता है, इसके कारण में क्या होता है, स्टेन पड़ता है, यानी कि उसके कारण में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस सारी चीजों को कनेक्ट करके रखिए, इसीलिए कई सारी कंट्रीज क्या करती हैं, कई सारी गवर्नमेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट स्पेशली फिस्कल कंसोलिडेशन की बार बार क्या करते हैं, बात करते हैं। आने वाले समय में देखेंगे, बट प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझ के रखिएगा कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और फिस्कल डेफिसिट हो जाए उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, आपको उधार लेना पड़ता है। अब उधार लेने से हर कोई क्यों बचता है, ये मैंने आपको बता दिया। जनरली ये कहा जाता है कि एक कंट्री अच्छी सिचुएशन में अगर डेट टू जीडीपी, कितना उधार है और कितनी जीडीपी चल रही है, उस रेशियो को अगर 60% कहा जाए, ठीक है, तो ये प्लीज याद रखिएगा, अगर कंट्री की बात की जाए तो प्लीज याद रखिएगा, सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला आर्टिकल जो है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उनका फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, फ्यूल के प्राइसेस वो इंक्रीज कर रहे हैं। अब दोस्तों वो बाहर से समर्थन की मांग कर रहे हैं। देखिए समझिए, पाकिस्तान भी धीरे धीरे कहां वाली सिचुएशन में जा रहा है, जो आपका चाइना वाली सिचुएशन हुई है ना, वही वाली सिचुएशन में जा रहा है। क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर में फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बारिश बहुत तेज हो रही है दोस्तों बाहर, ठीक है, तो आवाज शायद आ रही होगी आपको, बारिश बहुत तेज हो रही है, तो फॉरेक्स रिजर्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, फॉरेक्स रिजर्व आप सभी को पता है दोस्तों, आप इंपोर्ट करते जा रहे हो, एक्सपोर्ट कुछ आप कर नहीं रहे हो। अब जब एक्सपोर्ट कुछ करोगे नहीं तो दोस्तों कंट्री के अंदर में फॉरेक्स रिजर्व कहां से आएगा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। पैसा जो उनके यहाँ पर, जो पाकिस्तान जो रुपी है, वो उसकी वैल्यू क्या होती जा रही, गिरती जा रही है। वहां पर जॉब नहीं है, जॉब का आपको पता है कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है। वहां पर जो इन्फ्लेशन है, प्राइसेस का लेवल आपको पता बहुत ज्यादा चल रहा है इस समय। तो सारी सिचुएशन चल रही है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इन सब सिचुएशन के अंदर में
इन सब सिचुएशन के अंदर में क्या है, जो पाकिस्तान है वो कहाँ गया, IMF के पास में। तो IMF ने कहा कि भाई साहब कुछ कंडीशन से पहले हमारी उनको फॉलो कर दो, तभी हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब एक और चीज समझने की कोशिश करिए, इमरान खान साहब जब थे तब क्या करते थे, वो IMF के पास नहीं जाते थे, वो कहते थे सऊदी अरेबिया के पास चले जाते थे या फिर चाइना के पास चले जाते थे। और चाइना का आपको पता है दोस्तों, CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इतना बड़ा इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान की कई बार क्या करते थे, हेल्प करते रहते थे हर जगह। तो आने वाले समय पर अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा कि भाई साहब ठीक है, हम चाइना और इसके पास तो जाएंगे ही, साथ में हम IMF के पास भी जाएंगे कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। अब प्रॉब्लम क्या होती है पाकिस्तान के साथ में कि वहां पर जो प्रोडक्शन कुछ होता नहीं है। अब वहां से प्रॉब्लम क्या है कि IMF से जो पैसा मिला, वो पैसा अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए नहीं होता, इकोनॉमिक क्राइसिस से बचाने के लिए नहीं होता, लेकिन वो किस लिए हो जाता है, अपनी कंट्री को बस चलाने के लिए हो जाता है। तो यानी कि आप एक साइकिल में फंसते जाओगे ना, आप उधार लोगे फिर कंट्री चल जाएगी कुछ दिन, फिर उधार लोगे फिर कंट्री कुछ दिन चल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है पूरी की पूरी। तो पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों, वो डिप्लीट कर रहा है और 8.9 बिलियन आ गया है आपके 2022 के अंदर में। और IMF सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई साहब आप हाई इन्फ्लेशन जो है उसको कम करो और जो फिस्कल और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी कम करो। अब एक और चीज समझिए, अब वो जब ये कह रहे हैं ये सब चीजें आप करोगे, फिस्कल डेफिसिट को कम करोगे, तो फिस्कल डेफिसिट के अंदर में सबसे ज्यादा, अभी पीछे भी आपको कॉन्सेप्ट समझा है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि खर्चा हो रहा है। अब दोस्तों सरकार का सबसे ज्यादा खर्चा पता है किसमें होता है, सब्सिडीज में। इसीलिए याद रखिए इंडिया के अंदर में भी जब IMF बात करता है ना, तो ये कहता है भाई साहब आप जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में जो सब्सिडी देते हो ना, इसको थोड़ा सा कम कर दो। यही सेम कंडीशन क्या रखी गई है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी रखी गई है। अब पाकिस्तान के अंदर में इलेक्शन होने वाले, अब पाकिस्तान के अंदर में जब इलेक्शन होने वाले हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि वो फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सब्सिडीज को क्या करें, कम करें। इससे वहां पर डिसकंटेंट पैदा होगा वहां के लोकल लोगों के अंदर में और उनको वोट नहीं मिलेगा। तो समझने की कोशिश करिए, सारी की सारी चीजें करी जा रही हैं, तभी हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। और पाकिस्तान ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पहले वो अरेबिया और चाइना इन दोनों के साथ में क्या करता था, ज्यादातर इनसे हेल्प मांगने की कोशिश करता था। बट अभी उसने एक और तीसरा ऑप्शन भी IMF, पहले वो एक और ट्रेडिशनल उसका अलायंस था चाइना की जगह पे, वो किससे मांगता था पैसे, US से मांगता था। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में US के साथ उसके संबंध बहुत ज्यादा खराब है। बट इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्या होती है, इन सब चीजों से प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि जो कंट्रीज आपको हेल्प कर रही हैं वो खुद भी नहीं चाहते कि आप इंडिपेंडेंट हो पाए। आप, वो चाहते हैं कि आप हमेशा उनके ऊपर में डिपेंडेंट रहे। जैसे चाइना जो है वो हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान क्या है उसके ऊपर में डिपेंडेंट रहे। अगर पाकिस्तान उसके ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा तो पाकिस्तान जैसी बड़ी कंट्री का फुल एक्सेस, उसके रिसोर्सेज का, उसकी टेरिटरी का फुल एक्सेस किसके पास रहेगा, हमेशा चाइना के पास रहेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, स्ट्रेटेजिक क्या कह लीजिए, एक मतलब जीत है किसकी, चाइना की। और आपको पता है चाइना की जीत होना किसके लिए नुकसानदायक होगा, भारत के लिए नुकसानदायक होगा। जैसे आप देखिए कि श्रीलंका में क्या हुआ, चाइना ने एक हद तक वहां पे हमेशा पैसा, अरे उधार में हो लो पैसा, उधार में हो लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं। एक टाइम ऐसा आया कि उस कंट्री के अंदर में दूध और दही लेने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इतना महंगा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये वाली कंट्री भी जा सकती है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि पाकिस्तान भी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर में जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करिए, आप कनेक्ट करने की कोशिश करिए। और फिस्कल डेफिसिट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और हमारी कंट्री से भी कनेक्ट करके देखिएगा। इसीलिए आपको पता होगा कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि भैया साहब हमें खर्चा जो करना है, हमें एजुकेशन पे भी करना है, हमें हेल्थ पर भी करना है, लोगों के हेल्थ वेलफेयर के लिए भी करना है, ये सब चीजें करनी है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी सब्सिडी कम करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें फिस्कल डेफिसिट को क्या करना है, कम करना है। लेकिन कई सारे लोग फिर ये कहते हैं कि नहीं, अगर आप सब्सिडी कम कर दोगे तो जो गवर्नमेंट, जिनको वल्नरेबल सेक्शन कहती है, उनको सपोर्ट कौन करेगा, उनके सपोर्ट के लिए कौन आएगा। तो सब्सिडीज भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पीछे जो अभी पढ़ा है उससे ही लिंक है। तो पाकिस्तान वाला इशू है, समझिए दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर जो वहां की जो फैक्ट्रीज हैं वो वहां के आर्मी प्रोफेशनल्स और मान के चलिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उन्हीं के पास में, वहां पर बिजनेस मॉडल या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसी कोई चीज है ही नहीं। अब बाहर से जो इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेश से अगर मान के चलिए फॉरेन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो वहां पर कुछ ही कंट्रीज से ही आ रही है। जैसे मान के चलिए टर्की हो गया आपका, इधर की तरफ चले जाइए, अरेबिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब इन्वेस्टमेंट आ रही है। लेकिन जो लिबरल वर्ल्ड है वहां से एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। जो कंपनीज की इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज क्या है, सिक्योरिटी। और पाकिस्तान के अंदर में सबसे बड़ा कंसर्न यही है, सिक्योरिटी।
और ऐसा नहीं है कि वहां पर अमीर लोग नहीं है, वहां पे ज्यादातर अमीर लोग आपको आर्म फोर्सेस के मिलेंगे। ज्यादातर अमीर लोग, ज्यादातर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो आर्म फोर्सेस की होंगी। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी रिटायर होते हैं बड़े बड़े या जितने भी होते हैं सारे के सारे लंदन चले जाते हैं, क्योंकि सबका वेल ऑफ है, सारे के सारे वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको खुद ही अपनी सिक्योरिटी पे भरोसा नहीं है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां की जो लोकल लोग हैं, जो नॉर्मल पीपल है, जो सिटीजन है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है। ठीक है, फ्यूल के प्राइसेस, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो आने वाले समय में देखते हैं कि कैसे चीजें चेंज की जाती हैं, बट अभी के लिए समझिए इस चीज को, क्योंकि हमारे दोनों देशों में पास में, इधर श्रीलंका में भी क्राइसिस चल रहा है, उधर पाकिस्तान में भी क्राइसिस चल रहा है। तो एक तरीके से ये, मैं इन शॉर्ट अगर देखा जाए, पहले भी हमने कहा कि कई बार आर्टिकल आया कि ये इंडिया के लिए क्या मैसेज हो सकते हैं। तो इंडिया के लिए मैसेज यही हो सकता है कि हमें फॉरेन रिजर्व को कैसे आगे बढ़ाकर रखे, फॉरेक्स रिजर्व, और हमारी जो पॉलिसीज होनी चाहिए ज़्यादा चुनाविज्म और पॉपुलिज्म की तरफ में इतनी ज़्यादा ना चली जाए कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस ही क्या हो जाए, खराब हो जाए। बट ऐसा इंडिया के अगेंस्ट में नहीं होगा, जहां तक मुझे चांसेस लग रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि इंडिया के अंदर में एक बहुत स्टेबल कंट्री है और बाहर से इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बहुत ओपन और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो इंडिया के अंदर में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी जो 1991 में हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा। तो आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, और कल से हम डिजिटल बोर्ड पर मिलेंगे दोस्तों। डिजिटल बोर्ड पे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, बहुत ही शानदार अपना सेशन होगा और बहुत ही बढ़िया सेशन होगा। आप सभी आज के लिए इस चीज़ को मैनेज कर लीजिए। फिर भी मैं मॉर्निंग में उठ के सेशन आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये जो है दोस्तों, यूपीएससी लाइव जो बैच है, इसकी जो क्लासेस है वो शुरू हो चुकी है। इसमें एडमिशन 25 जून के बाद एडमिशन, यानी कि कल के बाद बंद हो जाएगा, आपको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो अभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे रोज क्लास होती है, शाम को 6 बजे, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। कोड क्या यूज़ करना है, PRT लाइव, ये कोड यूज़ करना है और आपको 18,500 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पर कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर दोस्तों आपको PDF हिंदू न्यूज़पेपर का और इंडियन एक्सप्रेस का दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।